हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इज नथिंग बट एन एलैबोरेशन ऑन द थंबनेल यू जस्ट सॉ, वर्म इकोनॉमी। तो देखिए, आज हमें अपनी वीडियो में बहुत सारे हैवी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है। इकोनॉमी के बहुत सारे स्टैट्स को, डेटा को ब्रेक डाउन करना है, बहुत ही सारा इंटरनेशनल अफेयर्स भी देखना है। इसीलिए आज की वीडियो हम एक लाइटर नोट पे शुरू करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है, चार्ल्स डार्विन लिखते हैं। चार्ल्स डार्विन आप जानते हैं, द सेज ऑफ एवोल्यूशन। तो चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि देखिए, शायद ही अर्थवर्म जैसा कोई भी एक एनिमल है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसने अर्थ की एवोल्यूशन में या अर्थ के प्रति अपना इतनी भारी मात्रा में योगदान दिया है। और आप जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने करीबन 40 साल अपनी जिंदगी के इन लोली ऑर्गेनाइज्ड क्रीचर्स को स्टडी करने में लगाया। कैसे ये लीव्स को मंच करते हैं, कैसे अर्थ को, सॉइल को डाइजेस्ट करते हैं और अपने एक्सक्रीटा में सॉइल एनरिचिंग न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं। इसीलिए हम जानते हैं कि इन्हें फार्मर्स फ्रेंड्स भी कहा जाता है। तो देखिए, और साथ ही में डार्विन ने यह भी बताया कि क्या अर्थवर्म का रिस्पॉन्स होता है लाइट के प्रति, हीट के प्रति, स्मेल या इवन पियानो की साउंड्स पे कैसे रिएक्ट करते हैं अर्थवर्म्स। तो डार्विन साथ में ये भी बताते हैं कि ऑल्दो जैसे ह्यूमन सेंस में हम कैसे देखते हैं या कैसे सुनते हैं, ह्यूमन सेंस वाला हियरिंग और सीइंग अर्थवर्म के केस में नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट्स को सेंस कैसे करते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट, क्या शेप है उसकी, क्या फॉर्म है। बेसिकली दे get a general notion of the form of the object by crawling their bodies over it or by moving their bodies over it। अपनी बॉडी को मूव करके एक ऑब्जेक्ट के ऊपर they get a sense कि अच्छा, this is how the object is। और ये सब कुछ आप जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अभी तक हमें पता चला कि जैसे हम चीजों को सेंस करते हैं, हमारा डिफरेंट तरीका है ह्यूमंस का, लेकिन अर्थवर्म्स भी चीजों को इस तरह से दे गेट अ नोशन ऑफ इट, राइट। एक और चीज ह्यूमंस और अर्थवर्म्स शेयर करते हैं, वो है परसूट ऑफ प्लेजर। अब देखिए, एक स्टडी पब्लिश की गई है, वो ये बताती है कि दीज क्रीचर्स डेवलप अ लॉन्गिंग फॉर हाई कैलोरी ईटेबल्स आफ्टर कंज्यूमिंग कैनबिस। जैसे एक ह्यूमन के केस में होता है, व्हेन अ ह्यूमन कंज्यूम्स कैनबिस और वीड व्हाटएवर, तो आप में एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, ह्यूमंस में एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि आपको चीज बर्स्ट, पिज्जाज, चॉकलेट्स, शुगर, बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें खाने की लॉन्गिंग होती है। हेल्थियर ऑप्शन यू वुड नेवर चूज, राइट। तो ये ह्यूमंस के बारे में हमें पता है। इस तरह से हम अर्थवर्म्स के केस में भी देखते हैं। तो वर्म्स ये हाई कैलोरी स्टफ वैसे भी उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन कैनबिस के बाद जब हमने कैनबिस कंज्यूम करवाया, तो उसके बाद उनके न्यूरॉन्स जो हैं वो और ज्यादा ढूंढते हैं इस तरह के सिंफुल स्टफ को, यानी कि हाई कैलोरी स्टफ को। ह्यूमंस एंड नीमेटोड्स शेयर्ड अ कॉमन एंसेस्ट्री। आप जानते हैं जो नीमेटोड्स हैं और ह्यूमंस है, जैसे जो वर्म्स कैटेगरी है और ह्यूमंस, हम सब ने एक ही एंसेस्टर को शेयर किया। आफ्टर ऑल हम सब इवॉल्व तो एक ही जगह से होके आए हैं, राइट। एवोल्यूशन जब आपने ज्योग्राफी की किताब में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि सबका बर्थ हुआ कैसे है, राइट। तो हमारे 500 बिलियन ईयर्स अगो एंसेस्टर सेम थे, लेकिन इतना हम इवॉल्व कर गए। लेकिन इस एवोल्यूशन में हेडोनिज्म वाली जो प्रोक्लिविटी है, वो ह्यूमंस और अर्थवर्म्स आज तक उसमें सेम है। तो शायद ये एवोल्यूशन में हमने शेड ऑफ नहीं किया या डिस्टेंट नहीं किया खुद को एक दूसरे से। अब देखिए, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अर्थवर्म्स पे रिसेंटली बहुत सारी रिसर्चर्स हो रही हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अब आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन एनिमल स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर केमिकल स्पेसिफिक या फर्टिलाइजर स्पेसिफिक, जैसे यूरिया पे इकोनॉमिक का क्वेश्चन, कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन या इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बिल्कुल इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि अ लॉट ऑफ डिबेट हैज हैपेंड रिसेंटली इन पार्लियामेंट एंड अदरवाइज ऑल्सो यूरिया की ओवर कंजम्पशन पे, सब्सिडी पे जो फर्टिलाइजर्स पे दी जा रही है, इंपोर्ट बिल पे, क्योंकि यूक्रेन से बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आते हैं तो इंपोर्ट बिल बढ़ रहा, बहुत सारी इस तरह की चीजें। वैसे ही एनिमल स्पेसिफिक, जैसे पैंगोलिन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो अर्थवर्म पे भी आ सकता है कि दे मंच ऑन लीव्स, दे एक्सक्रीट soil enriching nutrients in their excreta and all of this stuff।
अब लेकिन देखिए ये हमने स्टडी में तो देख लिया कि जब वो कैनबिस कंज्यूम करते हैं तो हाई कैलोरी स्टफ ढूंढते हैं, मतलब चॉकलेट्स तो हम ह्यूमंस के केस में देखते हैं, फिर इस तरह का हाई कैलोरी स्टफ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं ऑथर, कुड अ डाइट ऑफ द मच maligned munchies and cannabis make the creature work even harder on soil? हमारे लिए इसका जो यूज है, ये यूटिलिटी स्टडी की इतनी हो सकती है कि क्या अगर हम उनको कैनबिस पे या किसी इस तरह के स्टफ पे फीड करवाएं या हाई कैलोरी स्टफ पे, तो क्या वो और ज्यादा टॉयल करेंगे सॉइल में, इन द सेंस वो हमारे लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए या सॉइल फर्टिलिटी के लिए? क्या ऐसा हो सकता है? तो उसे ट्राई किया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि जो ये स्टडी आई है, आई वुड विश कि जो ऑथर्स हैं स्टडी के, वो इस जिक्सो को और कंप्लीट करें या कोई और कंप्लीट करें, ताकि हमें पता चले कि कैनबिस या इस तरह की कोई भी चीज कंज्यूम करने के बाद वो जो उनका एक्सक्रीटा है, जो उनकी ड्रॉपिंग्स हैं, क्या उतनी ही न्यूट्रिएंट रिच रहती हैं या वो भी न्यूट्रिएंट रिच और बढ़ जाती हैं? तो ये सारे हमारे जो यूटिलिटी है वो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। ओके, अब देखिए हमें इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन के आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। आई थिंक पिछले कुछ समय में ये जो वाटर बॉडी सेंसस आया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। पिछले एक महीने में भी आप कह सकते हैं, अगर हम इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, क्योंकि आप जानते हैं भारत की हिस्ट्री में पहली बार वाटर बॉडीज सेंसस निकाला गया है। व्हाई एंड व्हाट डज इट से? अब देखिए हम पहले यहाँ पे जो लिखा है टेक्स्ट वो देखेंगे और फिर हम इस पर्टिकुलर बॉक्स को ब्रेक डाउन करेंगे। इस बॉक्स को हम 4 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे और जो चीजें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, हम उसको देखेंगे। कई चीजें यहाँ पे इलैबोरेट नहीं की गई हैं, आई वुड गो ऑन एंड इलैबोरेट दैट टू। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल ऑल्दो यहाँ पे हम न्यूज में तो नहीं देख रहे हैं लेटली, पर मुझे एक मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करना है। आर्टिकल नहीं, एक्चुअली एक क्वेश्चन डिस्कस करना है कि क्या प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा आने वाले स्पेस सेक्टर में। ओके, क्योंकि आप जानते हैं स्पेस पॉलिसी निकाली गई है, ओपन स्पेस पॉलिसी की बात हो रही है, तो किस तरह के प्राइवेट startups already exist करते हैं स्पेस के सेक्टर में, how they are working, what their achievements have been over the last year, and stuff like that. I would give you a very good material. Please attend tomorrow's lecture. It is going to be very important and also very interesting. I want to take that particular topic up, ताकि आप अगर कहीं और से cover नहीं कर रहे तो that gets covered. It's very important and hence I will have to. तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो पहला जो पहली लाइन से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है कि ये इंडिया का फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस है, वो किसने निकाला है? तो ऑफ कोर्स इसको मैनिपुलेट करके मे बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर किया जा सकता है, राइट, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कुछ भी किया जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया है इंडिया का पहला वाटर बॉडीज सेंसस। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स एंड रेजर्वॉयर्स इन द कंट्री। अब देखिए सेंसस को कंडक्ट किया गया था 2018 से 19 के बीच में, और ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि इसे मैनिपुलेट करके मे बी 2020 से 21 या मे बी 2017 से 18 किया जा सकता है। 17 से 18 क्यों किया जा सकता है मैं आपको आने वाले डिस्कशन में यहाँ बताऊंगी, ठीक है? तो 2018 से 19 आपको याद रखना है। एंड इन्यूमरेटेड मोर देन 2.4 मिलियन वाटर बॉडीज अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। ओके, अब देखिए पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए यहाँ पे डेरिवेशन है और आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, कि वाटर बॉडी को डिफाइन कैसे किया जाता है भारत में, या ये जो सेंसस रिपोर्ट आई है यही बता दीजिए कि वाटर बॉडी क्या है, व्हाट इज अ वाटर बॉडी, है ना? वाटर बॉडी तो आप तब काउंट कर रहे हैं ना जब आपको पता हो कि वाटर बॉडी होता क्या है। तो ऑल नेचुरल और मैन मेड यूनिट्स, तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मैन मेड हो चाहे नेचुरल हो, दोनों इंक्लूडेड है। इसको मैनिपुलेट करके ये लिखा जा सकता है ओनली नेचुरल वाटर बॉडीज आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग दिस सेंसस, व्हिच इज रॉन्ग। ऑल नेचुरल और मैन मेड यूनिट्स बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके प्रीलिम्स में भी लिखा है बाउंडेड ऑन एटलीस्ट 3 साइड्स और ओनली 2 साइड्स, वट एवर नॉनसेंस, हर साइड पे। ऑफकोर्स देखिए आप क्लोज कैसे करेंगे, वाटर बॉडी बनेगी कैसे? एक अगर आप तरफ से छोड़ देंगे ऐसे, वाटर बॉडी थोड़ी ना होती है कोई। आपने पॉन्ड्स देखे हैं, टैंक्स देखे, चारों तरफ से कवर्ड होते हैं ना, हर तरफ से चारों साइड तो क्या ही होती है, खैर अगर राउंड है तो हर तरफ से कवर्ड है। तो बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स विद सम
और नो मेसनरी वर्क यूज्ड फॉर स्टोरिंग। मेजनरी आप जानते हैं ब्रिक्स और स्टोन्स और इन तरह की चीजों से, विद सम, और नहीं भी होगा मेजनरी वर्क, दैट्स फाइन, with some or no masonry work used for storing water for irrigation or other purposes। तो इरिगेशन के लिए चाहे वो पानी यूज कर रहे हो जो आपने स्टोर किया है उस पर्टिकुलर बॉडी में, या किसी भी पर्पस के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इरिगेशन सेंसस नहीं है, ये वाटर बॉडी सेंसस है। इंडिया ऑलरेडी इरिगेशन सेंसस को कंडक्ट करती है और यही डिफरेंस है इरिगेशन सेंसस और वाटर बॉडी सेंसस में। और पर्पसेस जैसे इंडस्ट्रियल, pisciculture, domestic, drinking, recreation, religious, groundwater recharge, etc. as water bodies। तो ये होता है water body की definition। Water bodies are usually of various types। ऐसा रिपोर्ट कहती है कि देखिए water bodies बहुत तरह की हो सकती है, different नाम हो सकते हैं इसके, जैसे टैंक, reservoirs, ponds, etc. अब रिपोर्ट ये भी कहती है कि a structure where water from ice melt, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, अगर पानी जो आइस मेल्ट होके वहां इकट्ठा हुआ है, या स्ट्रीम्स की वजह से आया है, या स्प्रिंग्स, रेन, ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम रेजिडेंशियल या किसी और एरिया से और अक्यूमुलेट हो जाता है एक टैंक में, बॉडी में, जैसे भी, और वाटर इज स्टोर्ड बाय डाइवर्जन फ्रॉम अ स्ट्रीम और नाला और रिवर, इस तरह की बॉडी को भी हम वाटर बॉडी ही ट्रीट करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आपके प्रीलिम्स में ऐसा लिखा हो दैट एन अक्यूमुलेशन फ्रॉम आइस मेल्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वाटर बॉडी, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हम यहाँ पे 7-8 ऑप्शन दे रहे हैं, और क्योंकि प्रीलिम्स में पिछले 2-3 साल से 2020 के क्वेश्चन पेपर ऑनवर्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं कि हम आपको 7-8 कैटेगरीज दे रहे हैं, इसमें से कौन सी वाटर बॉडी नहीं कंसिडर की गई है वाटर बॉडी सेंसस द्वारा, या नहीं की जा सकती कंसिडर, तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। उसमें लिखा है कि वाटर फ्रॉम आइस मेल्ट और डाइवर्जन फ्रॉम अ स्ट्रीम और नाला, दैट इज अ वाटर बॉडी। पर यहाँ पे कुछ चीजें आपको मिलती हैं आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि क्या वाटर बॉडी नहीं है। ओके, कुछ 7 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज हैं जो इस काउंट में से एक्सक्लूड की गई हैं, यानी कि वो वाटर बॉडीज तो हैं लेकिन इस काउंट में नहीं हमने देखी है, यानी कि इस रिपोर्ट में नहीं देखी है। अब यही आपको याद करना है। ओशंस एंड लगून्स वाटर बॉडी नहीं है। सेकंड, रिवर, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स, कैनाल्स एक्सेट्रा जो फ्री फ्लोइंग है बेसिकली, वो वाटर बॉडी की तरह हमने काउंट नहीं किया इसमें। Okay, without any bounded storage of water. Number 3, swimming pools are not considered as water bodies. Number 4, covered water। अब ये ऐसे स्विमिंग पूल हो गए तो कितने सारे अपार्टमेंट्स है, कितनी सारी सोसाइटीज है, उसमें स्विमिंग पूल्स होते हैं, तो वो भी काउंट करना पड़ जाता फिर तो, ठीक है। तो फोर्थ, कवर्ड वाटर टैंक्स क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे एक फैमिली के लिए, मे बी टंकास जो होते हैं, या किसी हाउस होल्ड के लिए फॉर देयर ओन कंजम्पशन, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वाटर बॉडी। देखिए ये तो बड़ी कॉमन सेंस है। अगर एक सरकार एन्यूमरेशन कर रही है वाटर बॉडीज की, उसको क्या फर्क पड़ेगा? वाटर बॉडी वो है जो पब्लिक के लिए यूज की जा सकती होगी, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमें सरकार काम करती है, उसको क्या मतलब है कि कोई अपनी प्राइवेट कंजम्पशन के लिए रख रहा है या नहीं रख रहा कुछ, ठीक है। Fifth point है a water tank constructed by a factory owner for consumption of water as raw material or consumable। तो एक फैक्ट्री में भी, अपने स्टील फैक्ट्री या आयरन फैक्ट्री, उसने अपने बैक साइड में कोई पॉन्ड बनाया है, तो इस तरह की चीजों को भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। सिक्स्थ, टेम्परेरी वाटर बॉडीज क्रिएटेड बाय डिगिंग और माइनिंग, ब्रिक किल्स एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो वही देखिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या माइनिंग कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा डिग किया हुआ है और वो एरिया जैसी बारिश आती है तो फिल हो जाता है और वो वाटर बॉडी बन गई टेम्परेरी, तो उसको भी कंसिडर नहीं किया गया है। ओके, और सेवेंथ और लास्ट है पक्का ओपन वाटर टैंक्स क्रिएटेड ओनली फॉर कैटल टू ड्रिंक वाटर। तो बहुत सारे विलेजेस में और जगहों पे, सब अर्बन रीजन्स में आप जानते हैं कि वाटर टैंक्स होते हैं, पक्का वाटर टैंक्स, जो सिर्फ और सिर्फ कैटल को पानी पिलाने के लिए बने गए हैं, तो वो भी कंसिडर नहीं किया गया है। ओके, बट व्हाट वाज द नीड फॉर वाटर बॉडी सेंसस? जरूरत ही क्या पड़ गई? इरिगेशन सेंसस जब मैंने आपको बताया कि चल रहा था, तो क्या जरूरत पड़ गई वाटर बॉडी सेंसस की? अब देखिए, सेंटर इससे पहले मेंटेन करता है एक डेटाबेस ऑफ वाटर बॉडीज जिनको सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है, यानी कि अगर कोई भी
वाटर बॉडीज को मेंटेन किया जा रहा है सरकार के पैसे पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे पे उसको असिस्टेंस मिल रही है, तो उसका डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एक स्कीम के तहत जिसका नाम है RRR, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, रिपेयर, रेनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 2016 में क्या हुआ, पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी ने पॉइंट आउट किया कि देखिए हमें बहुत ज़रूरत है कि एक सेपरेट सेंसस कैरी आउट किया जाए वाटर बॉडीज़ का। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया पहला सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज़ इन 2018-19 along with the 6th माइनर इरिगेशन सेंसस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माइनर इरिगेशन सेंसस ऑलरेडी कंडक्ट किए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया, उसका जो 6th एडिशन था, जो 2017-18 वाला एडिशन, तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ 2017-18 वाली चीज आप याद रखिएगा कि क्योंकि जो 6th माइनर इरिगेशन सेंसस आया वो 2017-18 के लिए और जो सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज है वो 2018-19 के लिए, तो दोनों को साथ में ही सैंक्शन किया गया था, साथ ही में कंडक्ट किया गया था। तो थोड़ा सा आपको माइनर इरिगेशन सेंसस के बारे में पता होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट हर 5 साल में होता है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल शक्ति का ही, उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। माइनर इरिगेशन सेंसस एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ओके आपको ये भी पता होना चाहिए। और 6th माइनर इरिगेशन सेंसस को इसके साथ बेसिकली 2017-18 का इसके साथ सैंक्शन किया गया था, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज़ देखिए, जो हम वाटर बॉडी सेंसस देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि रूरल और अर्बन दोनों की वाटर बॉडीज को काउंट करता है, वो खैर अभी आगे आपको पता चल जाएगा। और माइनर इरिगेशन सेंसस से रिलेटेड आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ उन वाटर बॉडीज का डेटा रखता है जो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज की जाती है, लेकिन ये वाटर बॉडी सेंसर जो हमने यहाँ पे देखा उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा है आइदर इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन और एनी अदर पर्पस लाइक पिस्कीकल्चर, इंडस्ट्रियल और व्हाटएवर, है ना। तो ये दोनों में ये भी डिफरेंस है। और इरिगेशन स्कीम्स जो इरिगेशन स्कीम्स यूज करती हैं ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर, और उनमें एक कल्चरेबल कमांड एरिया है अप टू 2000 हेक्टेयर, तो उनको हम माइनर इरिगेशन, माइनर में माइनर वर्ड आ रहा है, तो अप टू 2000 हेक्टेयर को अगर आप केटर करते हैं इरिगेशन के माध्यम से पानी दे के, है ना, वो वाटर बॉडी केटर करती है, तो उसी को बेसिकली माइनर इरिगेशन सेंसस के तहत काउंट किया जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दी ऑब्जेक्टिव वॉज टू, अब हम वाटर बॉडी सेंसस पे दोबारा आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ये था कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए ऑन ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे साइज क्या है वाटर बॉडी का, कंडीशन, कितनी एनक्रोचमेंट हो गई है वाटर बॉडी पे या क्या यूज है उसका, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, स्टेटस ऑफ फिलिंग अप ऑफ स्टोरेज एंड एक्सेट्रा। हाउ वर द सेंसस डेटा कलेक्टेड, तो देखिए कैसे डेटा कलेक्ट किया गया वाटर बॉडी सेंसस के लिए। ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी, पेपर बेस्ड स्केड्यूल्स कैनवास किए गए रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज के लिए, एक विलेज स्केड्यूल बनाया गया, एक अर्बन स्केड्यूल बनाया गया, एक वाटर बॉडी स्केड्यूल बनाया गया, ओके। और स्मार्टफोन को यूज किया गया टू कैप्चर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड फोटो ऑफ द वाटर बॉडीज। द रिपोर्ट सेज what does the census reveal about the encroachment of water bodies? Very important, कितनी encroachment हो गई है water bodies पे। सेंसस ये कहता है कि 1.6% ऑफ enumerated water bodies, यानी कि 38,496 out of 24,24,540 water bodies had been encroached upon. 1.6%, मे बी आपके प्रीलिम्स में ये लिखा हो कि more than 50% has been encroached upon, completely rubbish, okay। और साथ ही में अगर आप अपने मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो वाटर बॉडीज पे कोई आंसर क्वेश्चन आता है GS1 में, क्योंकि GS1 में ज्योग्राफी में भी आप वाटर बॉडीज, वाटर रिसोर्सेज, ये टॉपिक्स पढ़ते हैं, राइट। तो उसमें अगर आप कुछ भी, आप मे भी अपना इंट्रोडक्शन ऐसे शुरू कर सकते हैं, द रीसेंट वाटर बॉडी सेंसस और फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस says that 1.6% of enumerated water bodies have been encroached upon, okay। तो more than 95% of these were 95% of these encroachments were in rural areas, और ये भी कॉमन सेंस है, बहुत लॉजिकल, क्योंकि 97% ऑफ द वाटर बॉडीज हमने रूरल एरियाज में ही सेंसस में काउंट की हैं। 97% ऑफ द रूरल जो वाटर बॉडीज है वो रूरल एरियाज में है, तो अगर हम एनक्रोचमेंट जहाँ होगी वो भी मैक्सिमम रूरल एरियाज में ही होगी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। In almost 63% of encroached water bodies, less than a quarter of the area was under encroachment, यानी कि 1/4 of the area,
63% ऑफ द एनक्रोच्ड जो वाटर बॉडीज है उसमें केवल 1/4 ऑफ द एरिया अंडर एनक्रोचमेंट है, बाकी अभी भी वाटर बॉडी की तरह एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें 12% वाटर बॉडीज की, उसमें more than 3/4 of the area was under encroachment. So this is something very concerning. Very very important. उत्तर प्रदेश में 40% of water bodies under encroachment है, followed by तमिलनाडु, यानी कि उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा water bodies under encroachment है, followed by तमिलनाडु, तमिलनाडु में 8,000 से ज्यादा, और आंध्र प्रदेश में 3,000 से ज्यादा, बेसिकली 4,000 के आसपास। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, नो एनक्रोचमेंट, आई रिपीट, नो एनक्रोचमेंट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। फोर यहाँ पे हमने स्टेट्स देखी। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आपको हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज जिस स्टेट में है वो वेस्ट बंगाल है, और वहां पे कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं हुई। तो स्टेटमेंट डायरेक्टली ये बन सकती है कि वेस्ट बंगाल टॉप्स द लिस्ट and also there is no encroachment in West Bengal water bodies, या कुछ भी, of course इसमें ढंग की इंग्लिश लिखेंगे थोड़ी सी। ओके, अब हम यहाँ पे इसको 4 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे इस पर्टिकुलर बॉक्स को। पहली बात, हम मेन फाइंडिंग्स देखेंगे। दूसरा, हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा पॉन्ड्स और कैटेगरी में कौन कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा पॉन्ड है, कौन सी स्टेट में टैंक सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद तीसरा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी, सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज इंडिया में किस कैटेगरी में आती हैं। फिर उसके बाद हम ये चौथे नंबर पे देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स में 1 लाख से ज्यादा वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 देखेंगे। वाटर बॉडीज कितनी है भारत में? 24,24,540। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं 7.47 लाख। और वेस्ट बंगाल में से भी देखें, यहाँ इंडिया की भी हम बात करें, जो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज है वेस्ट बंगाल के, ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में? साउथ 24 परगनास, 3.55 लाख। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। वेस्ट बंगाल में यानी कि सबसे ज्यादा पॉन्ड्स और रेजर्वॉयर्स कौन सी स्टेट में है? पॉन्ड्स और रेजर्वॉयर्स सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है। सबसे ज्यादा टैंक्स कौन सी स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा लेक्स कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु में। और सबसे ज्यादा कंजर्वेशन मेजर्स या कंजर्वेशन स्कीम्स कहाँ चलाई जा रही हैं? वो है महाराष्ट्र। You have to remember it. पार्ट नंबर 3, सबसे ज्यादा टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, कौन सी कैटेगरी की वाटर बॉडी सबसे ज्यादा है? वो है पॉन्ड्स। और इसीलिए जब मैं कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा पॉन्ड्स कौन सी स्टेट में है, तो वेस्ट बंगाल है। जब वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज है और सबसे ज्यादा है ही पॉन्ड्स कैटेगरी में, तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा पॉन्ड्स वेस्ट बंगाल में होंगे। खैर, सबसे ज्यादा जो वाटर बॉडीज कैटेगरी में है वो पॉन्ड्स कैटेगरी में है, 59.5%, मोर देन 14 लाख। ठीक है, और सबसे कम है लेक्स कैटेगरी में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पॉन्ड सबसे ज्यादा, टैंक्स नंबर 2, रेजर्वॉयर्स नंबर 3, वाटर कंजर्वेशन नंबर 4 एंड नंबर 5 लेक्स। अब देखिए, बंगाल के बाद, बंगाल में तो हमने देख ही लिया 7.47 लाख है ना वाटर बॉडीज हैं। बंगाल के बाद बेसिकली 1 लाख से ज्यादा वाटर बॉडीज कौन कौन सी स्टेट में है? यूपी में है 2.45 लाख, आंध्र प्रदेश में है 1.90 लाख, उड़ीसा में है 1.81 लाख, असम, झारखंड, तमिलनाडु। ओके, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई यूरिया रूल्स इंडियाज फार्म्स। यूरिया क्यों रूल करता है? हम पहले भी इन सेम ऑथर द्वारा, हरीश दामोदरन द्वारा ही एक फर्टिलाइजर्स पे बहुत ही अच्छा आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। ही इज अ कंसिस्टेंट राइटर इन इंडियन एक्सप्रेस, एज यू वेरी वेल नो, क्योंकि हम काफी ऑफन इनके आर्टिकल्स को देखते हैं। जैसे रिसेंटली हमने मिल्क इन्फ्लेशन पे इनका आर्टिकल देखा था, एक बार हमने लीगो पे इनका आर्टिकल देखा था। सो ये राइट्स इन साइंस एंड इकोनॉमिक्स, सो दिस इज हिज फोर्टे। तो हम यहाँ पे देखते हैं फर्टिलाइजर्स का क्या कहना है। आप जानते हैं मई 2015 में क्या होता है? मई 2015 में सेंटर, केंद्रीय सरकार ये मैंडेटरी बना देती है कि ऑल इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड या इंपोर्टेड यूरिया को हमें कोट करना है नीम ऑयल के साथ। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि आप जानते हैं कि जो यूरिया था हम उसे सब्सिडाइज तो कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन अब जब हमने फार्मर्स को दे दिया सब्सिडाइज रेट पे यूरिया, तो जो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी यूरिया यूज किया जाता है, तो इंडस्ट्री वाले लोग, इनफैक्ट एक्सपोर्टर्स इन फार्मर से ले लिया करते थे सब्सिडाइज रेट पे, और काफी कंपेटिटिव एज मिल जाया करता था, और स्मगलिंग होने लगी थी नेपाल, बांग्लादेश ऐसी कंट्रीज में हमारे सब्सिडाइज्ड यूरिया की।
तो ताकि यूरिया बेसिकली अगर हम एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं तो एग्रीकल्चरल के लिए पर्पसेस के लिए यूज किया जाए और डाइवर्ट ना किया जाए इन तरह के स्मगलिंग या इस तरह के नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए, हमने कहा जी यूरिया को नीम ऑयल के साथ कोट करो। नीम ऑयल कोटेड वाला यूरिया तो क्या ही इंडस्ट्री में यूज होगा, ठीक है। इसके बाद हमने एक और स्टेप लिया। आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया ने पिछले 10 सालों में काफी स्टेप्स लिए हैं to prevent farmers from over utilizing यूरिया। उसमें से पहला स्टेप ये नीम ऑयल वाला है। दूसरा यहाँ पे हमें पता, और नीम ऑयल आप जानते हैं कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी भी बहुत हद तक बढ़ाता है क्योंकि स्लोली डिफ्यूजन होती है। खैर ये आप अपने स्टैटिक में बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने देखा कि क्या किया सरकार ने, रिप्लेस कर दिया 50 kg बैग्स को 45 kg बैग्स। ये आया 2018 में। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप हम देखते हैं, यूरिया को बेसिकली उसके ओवर यूज को खत्म करने के लिए या थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हमने लॉन्च किया है लिक्विड नैनो यूरिया। लिक्विड नैनो यूरिया ये बहुत ही रीसेंट फिनोमिनन है, जून 2021 में इफ्को ने लॉन्च किया है। ओके तो ये चीज आप 3 स्टेप्स तो हमें पहले पैराग्राफ से ही मिल गए। पहला कि हमने नीम ऑयल वाली चीज की, दूसरा हमने कहा कि 50 kg नहीं 45 kg। ऑफ कोर्स आप एक बैग खरीद रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे 50 का 50 नहीं 45 किलो डाला जाए या जो भी जैसे भी, ठीक है। तीसरा हमने क्या स्टेप किया, नैनो यूरिया, लिक्विड नैनो यूरिया। ओके लेकिन इन तीनों के तीनों मेजर्स ने अभी तक इलीगल जैसे हमने तीनों के तीनों मेजर्स ने अभी तक सक्सीड नहीं किया है इन रिड्यूसिंग यूरिया कंजम्पशन। तो हमें इसी आर्टिकल से कुछ वे फॉरवर्ड या सजेशंस भी मिलेंगी। जब तीनों ही इतने बेहतरीन स्टेप्स, एक कर रहा है चेकिंग इलीगल डाइवर्जन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल यूज, दूसरा कर रहा है स्मॉलर बैग्स, तीसरा कर रहा है इंक्रीजिंग नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, नैनो यूरिया की हम बात कर रहे हैं, लिक्विड नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं, तो तीनों क्यों सक्सेसफुल या सक्षम नहीं हो पाए यूरिया कंजम्पशन को रिड्यूस करने में। ओके क्योंकि हम देख रहे हैं सेल्स ऑफ यूरिया दे हैव क्रॉस्ड अ रिकॉर्ड 35.7 मिलियन टन्स। ओके 2023 में जब एंड हो रहा है तब तो कंजम्पशन, अब देखिए जब हमने इनिशियली 2015 में हमने नीम कोटिंग वाली चीज देखी तो कंजम्पशन कम हुआ लेकिन केवल 2 सालों के लिए ही। ओके seemingly making it difficult for the heavily subsidized fertilizer to be used for, of course फिर डाइवर्जन कम हो गई, प्लाईवुड नहीं यूज कर पा रही इंडस्ट्री, पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री या टेक्सटाइल डाई, कैटल फील्ड या फिर सिंथेटिक मिल्क मेकर्स है ना, वो यूरिया को यूज नहीं कर पा रहे। तो आपको ऑफ कोर्स ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि यूरिया के ये यूजेस हो रहे थे। बट दैट ट्रेंड यानी कि वो जो डिप देखा हमने थोड़ा सा कंजम्पशन में, वो रिवर्स होने लगा 2018-19 में। यूरिया से 2022-23 में 5.1 मिलियन टन हाइयर थी देन 2015-16 और इनफैक्ट 2009-10 के कंपैरिजन में 9 मिलियन टन हाइयर। ओके 2009-10 क्यों इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि 2010 में हमने क्या देखा, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रजीम आते देखा था अप्रैल 2010 में यूपीए सरकार के दौरान। आपको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के बारे में पता होना चाहिए, हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल आप सोचिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का मतलब क्या होगा। न्यूट्रिएंट बेस्ड यानी कि न्यूट्रिएंट पे सब्सिडी मिलेगी, प्रोडक्ट पे नहीं मिलेगी। और न्यूट्रिएंट क्या होता है, एन होता है, पी होता है, के होता है, एस होता है, ठीक है। तो इससे मतलब क्या है कि आपको हम प्रमोट कर रहे हैं कि आप उतना जितना आपको एन यूज करना है, जितना आपको पी यूज करना है या के यूज करना है, उस पर आपको सब्सिडाइज कर देते हैं ना, पूरे के पूरे प्रोडक्ट पे क्यों, प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो आप सिर्फ वही यूज करते रहे, ठीक है। तो ये चीज हमने 2010 में देखी थी, लेकिन उसके बाद भी आज देख लीजिए कि कितना बड़ा हमने इंक्रीज देखा है यूरिया के सेल्स में, मतलब ये भी काम नहीं किया। तो आप एक स्टेप न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी भी लिख सकते हैं जो हमने यूरिया के कंजम्पशन को कर्ब करने के लिए। तो 4 स्टेप्स हमने देख लिए अभी तक, ठीक है। ऑल अदर फर्टिलाइजर्स, सारे ही फर्टिलाइजर्स अगर हम देखें उनमें एक हमने इंक्रीज, बहुत ही कम इंक्रीज देखा है। अगर हम यूरिया में देखें बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा है, बाकी फर्टिलाइजर्स में या तो हमने डिक्लाइन देखा है या बहुत ही कम सेल्स में इंक्रीज देखा है, एक्सेप्ट एसएसपी सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसमें हमने थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज देखा है। फेलियर ऑफ एनबीएस, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का फेलियर क्यों हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में गवर्नमेंट ने फिक्स किया एक पर केजी सब्सिडी हर एक फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट के लिए। ओके जैसे कि मैंने आपको बताया नाइट्रोजन के लिए फॉस्फोरस, पोटैश और सल्फर। तो इससे पहले क्या था, प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी रिजीम था।
जब आपने सब्सिडी को न्यूट्रिएंट कंटेंट से लिंक कर दिया तो इसका इंटेंशन ये था कि हम बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन को एनकरेज कर सकें और डिस्करेज करें फार्मर्स को फ्रॉम अप्लाइंग टू मच यूरिया और डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट या म्यूरिएट ऑफ पोटैश एमओपी। ओके, तो ये फर्टिलाइजर्स जो हमने अभी डिस्कस किए, डीएपी, एमओपी, यूरिया, इसमें बहुत ही ज्यादा एक न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन है जो कि बैलेंस्ड कभी भी न्यूट्रिएंट नहीं दे सकती सॉइल को। ठीक है, अगर हम यूरिया की बात करें उसमें 46% नाइट्रोजन है। आपको याद रखना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर आपके प्रीलिम्स में यूरिया पे क्वेश्चन आया और उसमें लिखा है कि मोर देन हाफ और मोर देन 50% यूरिया इज नाइट्रोजन, विच इज रॉन्ग। इट इज नियर 50% बट इज नॉट मोर देन 50%, इट इज 46%। तो 46% याद कर लीजिए, बाकियों का याद मत रखिए चाहे, पर ये याद कर लीजिए। डीएपी की अगर हम बात करें, डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो फॉस्फोरस होगा इसमें सबसे ज्यादा, तो 46% फॉस्फोरस है इसमें और 18% नाइट्रोजन है। ये आपको डीएपी के बारे में याद रखना है। एमओपी की बात करें हम, म्यूरिएट ऑफ पोटैश, तो ऑफकोर्स पोटेशियम ज्यादा होगा, 60% पोटैश यानी कि पोटेशियम। अगर हम एनबीएस की बात करें तो हम कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब हम इसको लेके आए कि कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन आएगी, कुछ न्यूट्रिएंट के साथ मिंगल करके कुछ अच्छे इनोवेटिव स्मॉल चीजें कुछ बनाई जाएंगी एफिशिएंट, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हम ये भी चाहते थे कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का प्रमोशन शायद हमें देखने के लिए मिले जिसमें लोअर कंसंट्रेशन हो एनपीके की या एस की इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, है ना। और एसएसपी का भी यूजेज हम ज़्यादा देखें जिसमें 16% पी है यानी कि फॉस्फोरस है और 11% एस है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। डेटा ये रिवील करता है कि हमें न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस ही होता दिखा है क्योंकि यूरिया की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, 2009 से 10 से लेके अभी तक देख लीजिए। और ये लार्जली क्यों हुआ है, क्योंकि जब आप एमआरपी नहीं बढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का और वो हमें सस्ता मिल रहा है तो फार्मर्स वही खरीदेंगे ना। देखिए, जो पॉकेट के ऊपर इम्पैक्ट करता है सिर्फ वही इम्पैक्ट करता है चीजों को, और कुछ नहीं। ठीक है, तो एमआरपी केवल 16.5% बढ़ा है, फ्रॉम ₹4,830 टू ओनली ₹5,628 पर टन हुआ है आज तक, जब से एनबीएस आया यानी कि 2010 के बाद। बढ़ा ही नहीं है कुछ भी। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी सरकार ने, ऐसा ऑथर कहते हैं, पिछले 1 साल में डीएपी के लिए भी प्राइस कंट्रोल्स ले आए हैं वो। ठीक है, तो डीएपी भी कोई अच्छी चीज नहीं है क्योंकि इसमें भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की ही कंटेंट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो वही चीज अब जो कंपनीज हैं वो डीएपी के लिए भी ₹27,000 पर टन से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो इस वजह से इन दोनों ही फर्टिलाइजर्स के जो सेल है देव गॉन अप इन 2022-23। ये हमने डिस्कस किया था डीएपी और यूरिया के बारे में। अब ये किसी के कॉस्ट पे हुआ है, बाकी बेचारे कॉम्प्लेक्सेस की कॉस्ट पे हैं, जैसे एनपीकेएस और एसएसपी। ओके, अब इम्बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स आर इसेंशियली फूड फॉर क्रॉप्स। जैसे आप खाना खाते हैं वैसे ही क्रॉप्स का खाना है फर्टिलाइजर्स, राइट। उनको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अब आपको आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। ऑल्दो ये आपकी बेसिक साइंस है, आप पढ़ कर आए हैं अपने एनसीईआरटीज में, पर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आप जानते हैं एनपीके है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि S जो है सल्फर, इट इज नॉट अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट, इट इज अ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दे आर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो बहुत आसान है याद रखने, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम। ठीक है, तो ये प्लांट ग्रोथ के लिए और ग्रेन यील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सल्फर याद करना है कि सेकेंडरी, S से S याद रख लीजिएगा। ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन साइंटिस्ट ने जो बहुत सारे सेमी डुअर्फ क्रॉप वैरायटीज उगाई। ठीक है, तो अब ये जरूरी भी था हमारे यील्ड के लिए, है ना, ताकि बेंडिंग ना हो स्टेम्स की और बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत लंबी हाइट हो जाती है तो क्रॉप्स ही बेंड हो जाती हैं, पतली सी होती हैं, तो वो सब ना हो। ठीक है, तो उस समय पे जो सेमी डुअर्फ वैरायटीज थी वो टॉलरेट कर पाती थी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, और उनका रिस्पॉन्स अच्छा था फर्टिलाइजर के प्रति, यानी कि जितने आप फर्टिलाइजर डाल रहे थे वो ग्रेन यील्ड बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ है, जो क्रॉप यील्ड रिस्पॉन्स है टू फर्टिलाइजर यूज, इट हैज मोर देन हाफ्ड।
ओके पहले अगर हम बात करें 1 kg ऑफ एनपीके जो न्यूट्रिएंट्स थे वो 12.1 kg ऑफ सीरियल ग्रेन्स दिया करते थे इंडिया में। हम 1960 यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पर अभी केवल 5 kg देते हैं 2010 के अराउंड। तो अंडरलाइंग रीजन क्या है? डिसप्रपोर्शनेट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय फार्मर्स। ओके तो ये चीज आपको याद रखनी है। आई विल बी बैक इन जस्ट अ मिनट। तो जैसा कि हमने देखा कि इम्बैलेंस्ड फर्टिलाइजर की हम बात कर रहे थे या फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो इसका रीजन ये है कि डिसप्रपोर्शनेट एप्लीकेशन हुआ है नाइट्रोजन का फार्मर्स द्वारा। ओके तो अब हम, और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिसप्रपोर्शनेट एप्लीकेशन तो है ही। अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि पहले जब हम 1 किलो एनपीके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो यील्ड मिल रहा है सीरियल ग्रेन्स का 12.1 kg, लेकिन आज सेम एनपीके अगर हम डोज दे रहे हैं तो सिर्फ 5 kg। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी NUE भी डिक्लाइन की है। NUE का मतलब क्या है आपके प्रीलिम्स के और मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। ओके NUE का मतलब कि कितना प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन जो आपको अप्लाई किया गया है उसका कितना प्रपोर्शन आप एक्चुअली यूटिलाइज या अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और उसको अब्जॉर्ब करके यील्ड को हार्वेस्ट अच्छी यील्ड देने में अपना योगदान दे पा रहे हैं। ओके तो जैसे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन ह्यूमंस के केस में होता है वैसे ही प्लांट्स के केस में भी होता है, कितनी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है, तो दैट हैज गॉन डाउन। और रिसेंटली एक रिसर्च पेपर आया है, इसीलिए वी आर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल, जो ये बताता है कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन इंडिया has fallen from 48.2% in 62-63 to 34.7% in 2018। तो ये चीज आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक ट्रेंड बताती है कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी हैज गॉन डाउन, और साथ ही में ये 34.7% जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है वो बिलो ग्लोबल एवरेज है। ग्लोबल एवरेज कितना है? 45.3%। इनफैक्ट अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 53.3%। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, उससे हम बहुत पीछे हैं। So when Indian farmers are applying 100 kg of nitrogen, hardly 35 kg is being utilized. तो ये हमें बढ़ाना है। और अब देखिए मैं कह रही हूँ कि 100 किलो मैंने नाइट्रोजन दिया, उसमें से 35 किलोग्राम ही सिर्फ यूटिलाइज हो रहा है, तो बैलेंस 65 किलोग्राम कहाँ जा रहा है? इट इज अनअवेलेबल टू प्लांट, बट इट मस्ट बी done away with in certain form. Something might be happening to this particular huge proportion also. क्या हो रहा है इसके साथ? Some of the unutilized nitrogen may convert into inorganic form and become part of the soil nitrogen pool. ओके और ये जो सॉइल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है या ऑर्गेनिक मैटर में सॉइल का भी जो पार्ट है, ओके फिर ये इसमें मिनरलाइजेशन होगी। मिनरलाइजेशन मतलब ये दोबारा खुद को रिकन्वर्ट करेगा इनटू इनऑर्गेनिक अमोनिया फॉर्म। फिर ऑफ कोर्स क्योंकि इसने खुद को मिनरलाइज कर लिया तो सब्सिक्वेंट क्रॉप्स अगर आप उसी जमीन पे उगाओगे तो वो वाला मिनरल तो उसको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो तो नाइट्रोजन लेता है, वो अमोनिया थोड़े ना लेगा।
ठीक है। और जो और रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड नाइट्रोजन है, इट एस्केप्स फ्रॉम द सॉइल प्लांट सिस्टम। अब आपको दो प्रोसेस यहाँ पे देखने हैं, एक तो हाइड्रोलिसिस के के रूट से और नाइट्रिफिकेशन के रूट से वो सॉइल प्लांट सिस्टम को एस्केप कर जाती है नाइट्रोजन। हाइड्रोलिसिस का मतलब जब आप यूरिया को ब्रेक डाउन करते हैं अमोनिया गैस में और वो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। नाइट्रिफिकेशन जब आप ग्राउंड के नीचे लीचिंग होती है आफ्टर कन्वर्जन इनटू नाइट्रेट, ठीक है, मतलब नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली। हम देखेंगे आगे इसका भी और आपको इजीली समझ आ जाएगा सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये हमें देखना है, हाइड्रोलिसिस और नाइट्रिफिकेशन से एस्केप कर रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन क्या है वो इसी से रिलेटेड है। इफ अप्लाइंग मोर यूरिया इज काउंटर प्रोडक्टिव, तो ऑब्वियस सोल्यूशन क्या है कि यूरिया के कंजम्पशन को कम करो और ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो जो बाकी न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स वो कंटेन करते हैं वो भी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्रॉप को कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, क्रॉप पर क्रॉप डिपेंड करता है, राइट। हर तरह की क्रॉप अलग है, उसको किस तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए वो अलग होगा। तो क्रॉप स्पेसिफिक बी और सॉइल स्पेसिफिक क्रॉप स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस बनाने चाहिए। ओके अगर से कॉटन के लिए अलग तरह का फर्टिलाइजर यूज होगा, टमेटोज के लिए, टोबैको के लिए, इन तरह के प्लांट्स के लिए अलग तरह का फर्टिलाइजर यूज होगा। तो क्रॉप स्पेसिफिक बी और सॉइल स्पेसिफिक बी में भी हिमाचल प्रदेश में जो जिस तरह की सॉइल है वो पंजाब में नहीं है, तो सॉइल स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये आपका एक पॉइंट बनता है, क्रॉप स्पेसिफिक सॉइल स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशन शुड बी प्रमोटेड। अब देखिए, अगर हम यूरिया की कंजम्पशन को कट करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो दो अप्रोच है। सबसे पहला और लॉजिकल अप्रोच है कि प्राइस बढ़ा दो। जैसे कि मैंने बताया, जो चीज आपकी पॉकेट को हर्ट करती है वो उतनी कोई चीज आपको हर्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो आप क्या करो, जो करंट प्राइस है इतना कम, उसको बढ़ा दीजिए, है ना। करंट प्राइस क्या है पर टन, एमआरपी 5628 फॉर यूरिया, ₹27,000 per ton basically for DAP and ₹34,000 for MOP. They are nowhere compatible with the 4:2:1 NPK की कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ते हैं, जो आइडियल है इंडियन सॉइल्स के लिए। ओके तो 4:2:1 बेसिकली यूरिया से नाइट्रोजन आ जाएगा, DAP से P आ जाएगा और 1 से बेसिकली MOP से K आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ऐसा तो कहीं भी नहीं है। ओके तो आप बेसिकली क्या करें, प्राइस बढ़ा दें, क्योंकि ये रेशो बढ़ता जा रहा है, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट सिंस लेकिन फिर ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है किसने फार्मर विद्रोही बनना है, क्योंकि ऐसे ही पोर्ट्रे किया जाएगा इसको, तो पॉलिटिकली तो ये चीज़ सही नहीं है। सेकेंड अप्रोच पे आ जाते हैं। सेकेंड अप्रोच ये है कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ा दो, which can be done and which has been done. एटलीस्ट पहला स्टेप तो ले लिया गया है, enabling farmers to harvest the same or more grain yields with fewer bags. ओके तो यहाँ पे बेसिकली कुछ सजेशन दिए गए हैं, कुछ साइंटिफिक और लॉजिकल बेसिकली सजेशन हैं। आप ये लिखेंगे तो एक बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यूरिएज इनहिबिटर और नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर यूरिया में ऐड करना कंपल्सरी बना देना चाहिए। आई अगेन रिपीट, यूरिएज इनहिबिटर एंड नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स, ये केमिकल कंपाउंड्स क्या करेंगे। अब देखिए, यूरिएज इनहिबिटर मतलब वो सब्सटेंस जो यूरिएज को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है ना। तो यूरिएज को रोकना है ही क्यों, क्योंकि यूरिएज वो सॉइल एंजाइम है जो यूरिया को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमोनियम एंड फर्दर टू अमोनिया। तो हमें तो अमोनियम नहीं चाहिए ना, हमने हाइड्रोलिसिस और ये सब कुछ पढ़ा, ठीक है। तो ये बेसिकली, और जितना कम अंडर यूटिलाइज जो नाइट्रोजन है वो जो अमोनिया में बन रहा है, उतना ज्यादा नाइट्रोजन हमें अच्छे फॉर्म में बचा रहेगा और वो फिर वो सॉइल यूज कर लेगी ना, क्रॉप यूज कर लेगी वो। तो यूरिएज इनहिबिटर डाल दो और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनहिबिटर भी डालो। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बेसिकली क्या करता है, इट कन्वर्ट्स अमोनियम इनटू नाइट्रेट।
ओके तो हमें इसको भी बेसिकली नाइट्रेट भी नहीं चाहिए, तो नाइट्रेट भी नहीं चाहिए, बेसिकली हमें अमोनिया भी नहीं चाहिए, तो जो नाइट्रेट नहीं बन रहा, अमोनिया नहीं बन रहा, वो नाइट्रोजन के रूप में ही रह जाएगा, और वो नाइट्रोजन क्या क्रॉप्स को अवेलेबल हो जाएंगी। तो एक सजेशन आपके लिए ये है, ऑफकोर्स हमें 3-4 सजेशन यहाँ से मिल गई। एक सजेशन हमने स्टार्टिंग में ही देख ली कि आप क्रॉप स्पेसिफिक सॉइल स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन को प्रमोट कीजिए, मे भी अवेयरनेस फैल सकती है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज वन सच स्टेप, पर ये एक लिख सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि प्राइस बढ़ा दो, फिर तीसरा हमने देखा कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ा दो, फिर उसी का एक सब पार्ट बना के आप लिख सकते हो कि यूरिएज इनहिबिटर्स और नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स को कंपलसरी बना दीजिए। ठीक है, अब जो नैनो यूरिया है वो प्राइमरली यही करना चाहता है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता है। जो अल्ट्रा स्मॉल साइज है, नैनो मतलब अल्ट्रा स्मॉल साइज पार्टिकल्स का, नाइट्रोजन का, ठीक है, 20 to 50 नैनोमीटर्स है सिर्फ। और अगर हम देखें जो नॉर्मल ग्रैन्युलर यूरिया का जो साइज है वो 1 to 4 मिलीमीटर्स है। 1 to 4 मिलीमीटर्स इज ह्यूज। 1 मिलीमीटर में 1 मिलियन नैनोमीटर है, और मैं कह रही हूँ सिर्फ 20 से 50 नैनोमीटर इसका साइज है, नैनो यूरिया बॉटल के नैनो पार्टिकल्स का। तो बहुत ही छोटा है, और जितना छोटा उतना एफिशिएंट, उतना पर्कुलेशन, उतनी एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन की is said to allow easier penetration through the stomatal pores। तो जो स्टोमेटा है लीव्स पे, वो इजीली, ऑफ कोर्स जितना छोटा साइज उतना अच्छा अब्जॉर्प्शन होगा ना उसमें से, तो वही होगा। ठीक है, इफको क्लेम्स कि अगर आप जो हमारी सिंगल 500 मिलीलीटर की नैनो यूरिया की बॉटल यूज करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4% नाइट्रोजन है, फिर भी ये इफेक्टिवली रिप्लेस कर लेगी एटलीस्ट एक 45 किलोग्राम के बैग को जिसमें 46% नैनो नाइट्रोजन यूरिया है, 46% नाइट्रोजन और सिर्फ 4% नाइट्रोजन। क्यों ये मैजिक हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ रही है। लेकिन नैनो यूरिया की एक लिमिटेशन है, नैनो यूरिया पे प्रीलिम्स में इस बार आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो नैनो यूरिया की लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर है, तो केवल और केवल इसे उस स्टेज पे स्प्रे किया जा सकता है जब बेसिकली एक जो पौधा है, जो सैपलिंग है, वो लीव्स डेवलप कर ले, तो लीव्स भी तो स्प्रे किया जाता है। ये नॉर्मल यूरिया को रिप्लेस नहीं कर सकता बेसल एप्लीकेशन के लिए, बेस पे, सॉइल पे, जब सोइंग का समय है या अर्ली क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस हैं जिसमें लीव्स नहीं है प्रॉपर, तो तब तो आपको, और आप जानते हैं फार्मर्स को तो आदत है ना फर्टिलाइजर्स को स्प्रेड करने की फील्ड पे, तो एक वो चीज़ बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी आपको यहाँ पे कर्ब करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि देखिए आप प्रमोट कीजिए नैनो यूरिया को, उसका फोलियर यानी कि लीव्स पे एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द लीव्स। इट मे हैव टू सब्सिडाइज, अगर आप करना चाहते हो ये, तो फिर आप कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग को सब्सिडाइज करो, क्योंकि स्प्रेइंग एक एक पौधा नहीं होता, फार्मर्स के पास बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें, तो कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग शुड डेफिनेटली बी सब्सिडाइज्ड इफ यू से wish to make it happen। license to kill। अब देखिए ये कुछ एनकाउंटर्स, पुलिस एनकाउंटर्स पे यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आजकल क्योंकि इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो इंटरव्यूज में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नियरली 40% ऑफ मेंबर्स ऑफ द करंट पार्लियामेंट, आप जानते हैं करंट पार्लियामेंट में 40% से भी ज़्यादा जो मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उन पे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ देम ऑफ कोर्स उनको कोई डर नहीं है, ऐसा ऑथर भी कहती हैं, और देखिए इसमें आप भी जानते हैं, तो देयर इज नो हेजिटेशन या उनको वल्नरेबल फील ही नहीं होता, उनको थ्रेटन्ड भी फील नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि कितने ही साल लग जाएंगे वो ट्रायल्स को कंक्लूड होने में, तो यही एक शील्ड लेके आता है उनके लिए। मेन पर्पस क्या है गवर्नेंस का, कि हम बेसिक गवर्नेंस का मतलब क्या है, देखिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नियुक्त करके भेजते हैं, और हमने उनको नियुक्त इसीलिए किया है ताकि वो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखें। जब आप गवर्नमेंट पढ़ते हैं, जब आपके प्रीवियस क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स के एक क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट का या सॉवरेनिटी का या नेशन का क्या मतलब है, तो नेशन स्टेट का मतलब ही यही है कि उसकी एक सरकार होती है, और उस सरकार को बनाया ही इसीलिए गया है ताकि वो आपकी सेफ्टी का ध्यान रखे। ओके, तो लेकिन अगर जो आपकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए जो हमने चुने हैं लोग, अगर वो खुद ही क्रिमिनल हो तो ओके, तो और जब इन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो क्या वो इंटरेस्टेड होंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अच्छा बनाने में, प्रॉम्प्ट बनाने में, या फिर एफिशिएंट बनाने में? जी नहीं, कौन चाहेगा कि हमारे खिलाफ ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना इंडिपेंडेंट हो कि हमारे को ही पकड़ ले, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा, है ना। तो
आप खुद सोचिए, देखिए बहुत लोग अतीक अहमद और ये सब पे अलग तरीके की बातें कर रहे हैं जो डे वन से आई थिंक आई हैव बीन ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट कि एक इंसान कहीं ना कहीं हम फेल हुए हैं ना। आप खुद सोचिए, एक इंसान जिस पे 100 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, वो उस बहुत ही हीनस क्राइम्स के केसेस, वो 5 बार कंजेक्यूटिवली इलेक्ट कैसे हो गया यूपी में और एक बार पार्लियामेंट में भी? ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम इलेक्ट कर रहे हैं, फिर आप ये भी कहेंगे कि ऐसा कौन सा एमपी है जिसके खिलाफ कोई केस नहीं होता, ऑल दैट, बट स्टिल। तो एंड वाई वुड ही एंड हिज इल्क, और फिर जब ये इलेक्ट हो जाएंगे ऐसे लोग, तो फिर वो क्यों और पैसा सैंक्शन करेंगे कि एक्सपीडिशियस ट्रायल्स हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एफिशिएंट बनाया जाए, और पुलिस पर्सनल हो और जजेस हो? क्यों चाहेगा कोई ऐसा इंसान? ओके, इन इंडिया वी हैव दिस क्रिटिकल गैप। आप जानते हैं भारत में ये क्रिटिकल गैप एग्जिस्ट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ क्राइम के दिन के बीच में और उस क्राइम का एक लॉजिकल एंड के आने के दिन में बहुत बड़ा गैप होता है, और ये गैप वाइडन ही वाइडन होता गया है। और इस गैप को फिल करने के लिए आ जाते हैं एनकाउंटर्स या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, क्योंकि जब आप जस्टिस सिस्टम से इतना थक जाओगे, है ना, तो फिर आप यही करोगे कि यही तरीका सही है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई पीपल आर सेलिब्रेटिंग दीज एनकाउंटर्स। ओके, और ये चीज जब हमने पुलिस एनकाउंटर्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी, इनफैक्ट एक नहीं 4 केस स्टडीज हमने डिस्कस की हैं कि डिफरेंट किस तरह से जिस पॉसिबल, तब तो अतीक अहमद यानी कि असद अहमद का एनकाउंटर हुआ था, सिर्फ अतीक अहमद का ये जो भी 3 गैंगस्टर्स से मारा है वो वाला सीन भी नहीं हुआ था, तो हमें पता भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, पर हमने तब ये सारी चीजें डिस्कस की थी क्योंकि ये बहुत, इस पे एथिक्स में केस स्टडी आ सकती है, बहुत ही प्रोबेबल है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एनसीआरबी का डेटा भी लिखा है 2021 का। ओनली 10,416 केसेस ऑफ मर्डर वर डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 2021 में। केवल 10,416 केसेस मर्डर के डिस्पोज हुए। तो डिस्पोज का मतलब ये नहीं कि सबकी कन्विक्शन हो गई, उसमें से सिर्फ 42% लोगों की कन्विक्शन हुई थी। कन्विक्शन रेट सिर्फ 42.4% है, विच इज लेस देन 5,000 केसेस। तो ये चीज हमें पता चलती है। यूनियन लॉ मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं 4.7 करोड़ केसेस पेंडिंग है वेरियस कोर्ट्स में, पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी ज्यादा है ना। तो जो ये एनकाउंटर्स हैं, चाहे वो पुलिस एनकाउंटर्स हो रहे हैं या पब्लिक एग्जीक्यूशन, जो अब इसीलिए इन सारी तरह की चीज़ों को पब्लिक अप्रूवल मिल रहा है और एप्रिसिएशन भी मिल रही है। आप जानते हैं, इफ अ पुलिस ऑफिसर और अ सिविलियन फेसेस अ थ्रेट टू हिज और हर लाइफ, रिटेलिएशन, आप जानते हैं अगर एक पुलिस ऑफिसर या एक आम आदमी को भी अपनी जान का खतरा लगता है तो सेल्फ डिफेंस में आप अटैक कर सकते हैं, लीगल प्रोटेक्शन है इस पे। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि एनकाउंटर्स को क्रिमिनल्स ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हमारा एनकाउंटर हो जाएगा? आप खुद सोचिए। आप सब देख रहे हैं, अतीक अहमद और जो अशरफ, वो बार बार ये कह रहे थे कि हमें 2 हफ्ते में निपटा दिया जाएगा, ये है वो है। वो अतीक अहमद को जब प्रयागराज के लिए लाया गया कोर्ट के लिए, वो खुद कह रहे हैं कि हमें सब, मुझे पता है कि बंदूक मारने का इनका इरादा है। एंड जिस माफिया डॉन ने पूरी दुनिया को डराया, उसकी आंख में डर दिख रहा है। तो कैसे आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो अपने एनकाउंटर को? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि एनकाउंटर होने वाला है, और पब्लिक अप्रूवल भी है अब तो इस एनकाउंटर का। और साथ ही में सिटीजन्स भी, आप जानते हैं कि जब ये सब कुछ आपको पता है, कैसे 2-3 महीने पहले जब प्रयागराज हियरिंग होनी है और ये सब, उसके नीचे इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि रिप अतीक अहमद, पहले ही कुछ हुआ भी नहीं है क्योंकि सबको पता है एनकाउंटर होने वाला है, लोग वेट कर रहे हैं कब एनकाउंटर होगा या कुछ भी होगा ऐसा। ओके, तो एनकाउंटर हुआ नहीं, पर आई एम जस्ट टेलिंग यू ये जो ऑथर हैं जो क्या कहना चाह रही हैं, क्योंकि ये खुद क्राइम ब्रांच की हेड है महाराष्ट्र की, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जब सिटीजन्स भी एंटिसिपेट कर रहे हैं, सिटीजन्स चुनने लगे हैं पॉलिटिशियंस को इस बेसिस पे कि कौन सबसे ज़्यादा इस तरह के लोगों का एनकाउंटर करेगा, और आप जानते हैं ये सब कुछ, ठीक है। और जो क्रिमिनल्स हैं खुद एंटिसिपेट करते हैं, मुख्तार अंसारी वो भी डर रहे हैं अब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। अब कोई अगर इंसान है जो इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के खिलाफ अपनी आवाज भी उठाता है, बेसिकली ऐसे ही किसी के साथ डिबेट में कह देता है लेकिन देखिए है तो गलत ही एनकाउंटर राज, ऐसे ही कोई कह देता तो या तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है या उसको कहते तो चुप रहे,
है ना, यही होता है। सिटीजन्स हैव रिकंसिडर, तो सिटीजन्स ने बेसिकली इस तरह के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कि सब कुछ डीले तो होना है तो एनकाउंटर बढ़िया है, ठीक है, क्विक जस्टिस हो जाता है, ना कोई दिक्कत ना कोई टेंशन, है ना, तो वो अपना हम बना चुके हैं, हमारी साइकी बन गई है ऐसी, वी आर वेरी सॉर्ट ऑफ हैप्पी। और हम इलेक्ट ही करते हैं, कौन देखता है कौन से एमपी या एमएलए के ऊपर कितने केसेस हैं? आपको सच में ऐसा लगता है कि कोई ये बात देखता है? ठीक है, तो और साथ ही में अपलॉड भी करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को, तो शायद हम ही ऐसे बन गए या पता नहीं क्या ही है, ऐसा ऑथर कह रही हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज रिटन हियर। अब यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा देखिए सोल्यूशन, जब हम एक क्राइम ब्रांच की हेड से, है ना, या फिर अगर हम एनिमल्स पे पढ़ रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स पे पढ़ रहे हैं, तो हम मेनका गांधी जी से जब सुनते हैं, बिकॉज शी इज वर्कड इन दिस फील्ड एंड एवरीबडी नो मैटर व्हाट योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इफ अ पर्सन हैज वर्कड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ऑफकोर्स उनसे जो सोल्यूशन आ रहा है वो लॉजिकल होगा, वो नहीं जो हमें विजन आई की कंपाइलेशन से या इधर उधर की ऐसी बस रटने वाली चीजों से पता चलेगा, वो बहुत लॉजिकल होगा क्योंकि उनको पता है एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करना है। और वही जब आपने इंटरव्यूज में बोलेंगे या लिखेंगे, उसका एक डेफिनेटली एक पॉइंट भी ऐसा लॉजिकल है प्रैक्टिकल है ना, तो इट विल स्टैंड आउट, एंड आई से दिस विद कॉन्विक्शन। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि आवर रिएक्शन एज सिटीजन शुड बी टू डिमांड मोर कोर्ट्स, वी वांट मोर कोर्ट्स। सबसे पहली बात तो देखिए, हमें सुप्रीम कोर्ट है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के भी और जगहों पे बेंचेस बैठे होने चाहिए, हो सकता है संविधान प्रोवाइड करता है इसके लिए मोर कोर्ट्स, मोर जजेस, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, और एंड वी शुड नॉट बी एनकरेजिंग इनकाउंटर्स, क्योंकि ये सही नहीं है, ऐसा ऑथर कहती हैं। क्यों कहती हैं ये भी आपको पता चलेगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हमें पता क्या लगता है कि बस एक पॉइंट है, टेक्नोलॉजी बस एक पॉइंट है, लिख दो आप। आपसे अगर पूछा जाए ना टेक्नोलॉजी कैसे एनकाउंटर राज को खत्म कर सकती है या अच्छा क्रिमिनल जस्टिस लेके आ सकती है सिस्टम, तो आप उसको इलेबोरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बस पता है कि टेक्नोलॉजी एक पॉइंट है, कैसे ये नहीं पता, और वो हम यहाँ देखेंगे। ओके, इनफैक्ट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज ऑफन स्टेटेड बाय द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ पोटेंट वेपन टू एंश्योर स्पीडी ट्रायल्स। हम अगर एक पब्लिक ओपिनियन फेवर में बिल्ड कर लें, ऑनलाइन कोर्ट हियरिंग्स एट ऑल लेवल्स, इट वुड बी ऑफ वेरी गुड यूज। ठीक है, इससे क्या होगा? सबसे पहली बात, ऑनलाइन हियरिंग से ये फ्रीक्वेंट अडजर्नमेंट्स जो होती रहती हैं, ठीक है, ये कम हो जाएगी, ट्रायल्स की ड्यूरेशन कम हो जाएंगे। ओके, और सबसे बड़ी बात, जो हमें जेल इनमेट्स को, जो कैदियों को बार बार पेशी करवानी है उनकी कोर्ट के, तो जब जेल में बैठ के ही उनकी पेशी हो सकती है ऑनलाइन, तो क्यों नहीं? ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी एस्कॉर्ट ड्यूटी भी बच जाएगी, जो उनको कस्टडी में 36 लोगों को प्रोटेक्ट करके चलना है, उन पे सवाल भी नहीं उठेंगे, जो इतनी बड़ी बड़ी अब प्रोब चलेगी इतने पता नहीं कितने टाइम तक, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जेल में ही है ना, जेल में तो बंदा सेफ ही है, कितने सारे क्रिमिनल्स है वो बाहर इसीलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनको पता है बाहर आके उन्हें मार देगा कोई। ठीक है, सो फॉर माइनर, और साथ ही में जैसे अभी हमने इस केस में देखा कि बार बार हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेके जाना, अरे टेलीमेडिसिन का जमाना है ना, टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज को जो कस्टडी में है उनके लिए आप प्रमोट कीजिए। आप खुद सोचिए टेक्नोलॉजी ने सब कुछ कैसे चेंज कर दिया, एटलीस्ट इस 2 मिनट के डिस्कशन में तो बिल्कुल हो सकता है ये, राइट? तो दिस विल रिजल्ट इन मोर पुलिस पर्सन बीइंग अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। ओके, जब आपने खुद को कस्टडी एस्कॉर्ट ड्यूटी से फ्री कर लिया बार बार, और जेल के जो इनमेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सही है वहां पे, तो ये एनकाउंटर की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही, तो मोर पुलिस ऑफिसर्स जो असल काम है और ज्यादा उनके लिए हमारे पास अवेलेबल है। पुलिस ऑफिसर्स नीड टू बी रेगुलरली ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट। पुलिस ऑफिसर्स को ये बहुत सारे जो एक्स आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो भी कह रहे हैं, बहुत बार न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, आई एम नॉट कवरिंग इट अप क्योंकि बहुत रेकरेंट हो जाती हैं ये चीज़ें। तो पुलिस ऑफिसर्स ये कह रहे हैं, एक्स आईपीएस ऑफिसर्स और कि पुलिस ऑफिसर्स को रेगुलरली ट्रेन किया जाना चाहिए ह्यूमन राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, क्योंकि वो बार बार अपनी गन्स को रिजॉर्ट ना करें। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट आफ्टर द जो बेसिक पुलिस ट्रेनिंग होती है जब वो खत्म हो जाती है, उसके बाद बहुत ही गिने चुने पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इन सर्विस कोर्सेज को लॉ में या इन्वेस्टिगेशन में पूरा करते हैं ऑफ लेट। इसका भी जो सोल्यूशन है वो टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है। देखिए बहुत बार क्या होता है कि पहली वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 20% जो पोस्ट हैं वो वेकेंट है फॉर एग्जाम्पल,
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये बताती है, ठीक है। तो जो पुलिस स्टेशन ऑफिसर्स हैं वो अपने जो स्टाफ को वो रिलीज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है पहली वैकेंसी इतनी ज़्यादा गिने चुने पुलिस वाले लोग हैं उनके पास, तो फिर उनको ट्रेनिंग के लिए भेजो पुलिस अकेडमीज में या ये वो भेजते ही नहीं वो, है ना। तो इसका सोल्यूशन भी टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाओ ना, ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, इट कैन ब्रिज द गैप, राइट। तो आई थिंक अब आपको पता चला कि कैसे टेक्नोलॉजी कैन बी अ रेमेडी. Technology and an efficient criminal justice system as the civilized alternative to the gun culture. It is in the interest of the most populous country in the world to invest. वही यार, हम populous country सबसे बड़ी, हम fifth largest economy, हम कहते नहीं थकते, कितनी बातें हम खुद को बोस्ट करने के लिए कह देते हैं, तो हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते लॉ ऑफिसर्स को ट्रेन करने में या जुडिशरी को इक्विप करने में, राइट। वी शुड बी डूइंग इट, एल्स वी मस्ट बी रेडी टू फेस अनार्की एंड जंगल राज. वेल ये तो रिटोरिक हो जाता है जंगल राज वगैरह बोलना, बट आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ओके। अब आप जानते हैं नई जो आईटी रूल्स आए हैं, फैक्ट चेक यूनिट, पैरोडी, satire do not seem to be protected, says Bombay High Court. अब देखिए कहानी आपके लिए important नहीं है क्योंकि I was just reading it and I sort of ended up marking all of it. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, कुणाल कामरा the comedian, you very well know him, उन्होंने एक पिटिशन डाली है बॉम्बे हाई कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देखिए जो अमेंडमेंट आई है नई आईटी रूल्स की, हम बहुत डिटेल में ये डिस्कस कर चुके हैं, इसमें एक प्रोविजन है फैक्ट चेकिंग यूनिट का, FCU का, कि कैसे आपको जो फैक्ट चेकिंग यूनिट होगा, ये फेक न्यूज़ जो भी सरकार के संबंध में फैल रही हैं उसको आइडेंटिफाई करेगा और फिर जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, उनको डायरेक्ट करेगा कि आप इस फेक न्यूज़ को इमीडिएटली टेक डाउन कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो अपना आप सेफ हार्बर खो देंगे. यानी कि सेफ हार्बर का मतलब जो लीगल इम्यूनिटी इंटरमीडियरीज को मिलती हैं थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए, तो अगर आप उसे नहीं टेक डाउन करेंगे तो यानी कि आपको भी सू किया जा सकता है. तो ये चीज़ बेसिकली कुणाल कामरा ने कहा है कि ऑफ कोर्स ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ों को लेती है. तो वही बेंच ऑफ जस्टिस गौतम एस पटेल, नीला के गोखले, उन्होंने भी कहा है कि देखिए बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई भी जैसे रिफ्यूजिंग द सेंटर ने रिक्वेस्ट किया कि आप इसे प्लीज़ पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन बेंच ने कहा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पिटिशनर का कंसर्न बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अमेंडमेंट वायलेट करती है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, एंड आर्टिकल 14 को भी. क्योंकि आप कह रहे हैं कि फैक्ट चेकिंग यूनिट जो है वो सिर्फ कहीं केसेस को ही, पैरोडी और सटायर को नहीं, बेसिकली क्योंकि ये कॉमेडियंस हैं तो बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ सारे, तो ये तो आए दिन बैठे रहेंगे जेल में या कुछ होता रहेगा इनके साथ. तो आप कह रहे हैं सेंटर के जो लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब हम सटायर और इन लोगों को नहीं करेंगे, पर जस्टिस यानी कि जजेस ये कहते हैं ये आप कह रहे हैं, रूल्स में नहीं लिखा है, तो मिसयूज तो बिल्कुल हो सकता है. तो फाइनली थर्सडे की डेट दी गई है, थर्सडे को फुल एंड फाइनल डिसीजन आएगा. लेट्स सी, वी विल कवर इट अप दैट डे. ओके. Judges can't give interviews on cases they are hearing. सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है किस बात पे, एक जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जजेस को इंटरव्यूज नहीं देने चाहिए मीडिया में उस केस पे जो वो केस सुन रहे हैं. पहली बात तो जजेस शुड स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, दे शुड स्टे अवे फ्रॉम मीडिया एंड गिविंग बोस्टिंग अबाउट देमसेल्व्स. ऐसा बहुत बार हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ वो बोलते दिखे हैं हमें. वही उन्हें चीज़ यहाँ पे रिटरेट की है सुप्रीम कोर्ट ने कि और साथ ही में उन्होंने रिपोर्ट मांगी है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट, उनसे रिपोर्ट मांगी है रिगार्डिंग एन इंटरव्यू जो दिया गया है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा, ठीक है, जिसमें उन्होंने कुछ रिमार्क्स मेक किए हैं अगेंस्ट तृणमूल कांग्रेस लीडर अभिषेक बनर्जी, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट एक अपील सुन रहे हैं, बनर्जी नहीं डाली है ये, अभिषेक बनर्जी नहीं, बेसिकली ये अपील डाली है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है. कौन सी अपील? चैलेंजिंग द April 13 हाई कोर्ट ऑर्डर बाय अ सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस गंगोपाध्याय कि जो CBI और ED है शुड क्वेश्चन बनर्जी सून.
Okay, and that no police station should file any FIR against any officer of the two agencies. वही सारी बातें हैं, बस इन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसा नहीं, आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो उस पर रिपोर्ट मांगी है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कैलकाटा हाई कोर्ट से। ठीक है, तो अब हम बाकी आर्टिकल्स देख लेते हैं। बांग्लादेश लिस्ट्स आउट इट्स प्रायोरिटीज फॉर इंडो पैसिफिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, कैसे, देखिए पहली बार बांग्लादेश एक अपनी आउटलुक निकाला। जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, बांग्लादेशर इंडो पैसिफिक रूपरेखा, यानी कि इंडो पैसिफिक आउटलुक निकाला है बांग्लादेश ने अपना। अभी हम यूके को देख रहे थे, फ्रांस को देख रहे हैं बात करते, हम यूएस को तो देखते ही हैं। सारी countries are talking about Indo-Pacific, and now our neighbor, a very good neighbor, Bangladesh, is talking about Indo-Pacific. As of yet, it is a partner, or it is a partner of no particular organization which deals with Indo-Pacific, right? So finally, Bangladesh is upping the ante. देखते हैं बांग्लादेश क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश will work with all the stakeholders for peacekeeping, peace building and counter terrorism initiatives in the Indo-Pacific region. Okay, good enough. ठीक है, यहाँ तो इन्होंने स्टेबल खेला। अब हम देखते हैं और क्या यहाँ लिखा है। ये कब अनाउंस किया जा रहा है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस आउटलुक को अनाउंस किया जा रहा है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली रिपोर्टर्स को ये बताने के लिए की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना विजिट करने वाली हैं जापान, यूएस और यूके। आई थिंक आप समझ गए, ये तीनों ही कंट्रीज इंडो पैसिफिक में हाई स्टेक्स होल्ड करती हैं, रिसेंटली बहुत कुछ कर रही हैं इंडो पैसिफिक से रिलेटेड। तो अब क्योंकि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इन तीनों कंट्रीज में विजिट करने वाली है, तो विजिट करने से पहले बताएंगे ओके हम भी इंडो पैसिफिक में इंटरेस्टेड हैं, तो मे बी हम इन तीनों कंट्रीज में जाके इन बारे में बात करें। ओके, बांग्लादेश भी मे बी बनना चाहती है इंडो पैसिफिक में एक पिवट। वो भी शायद चाहेंगी कि सारी कंट्रीज उनको भी इंडो पैसिफिक का एक राइटियस मेंबर देखें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो ढाका कहती है कि हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में फ्री एंड अनइंटरप्टेड मूवमेंट एंड ट्रेड में बिलीव करते हैं, हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट मानते हैं, इन्हीं चीज़ों को स्ट्रेंथन करने से आ सकती है। ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं। बांग्लादेश विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक पे भी काम करेगा, विच इज़ क्वाइट नाइस। ओके, और देखते हैं स्पेलिंग आउट द कंट्रीज प्रायोरिटीज। द डॉक्यूमेंट डिक्लेयर्ड दैट बांग्लादेश सपोर्ट्स एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड वांट्स टू स्ट्रेंथन इट। एग्जिस्टिंग उन्होंने कहा है कि देखिए जो मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी पे वो बढ़िया है, उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसमें कुछ कमी नहीं है बल्कि और बढ़ाइए उसको। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि हम सपोर्ट करते हैं अनऑब्स्ट्रक्टेड ओशन मूवमेंट में। As part of its strategy, Bangladesh will support upholding of national sovereignty and oppose। तो उन्होंने कहा कि देखिए इंटरनल अफेयर्स जो हैं मेंबर कंट्रीज के, उसमें हम दखल अंदाजी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वही सारी बातें यहाँ लिखी है उन्होंने। साइबर और आउटर स्पेस पे भी हिंट किया है कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए साइबर वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में, आउटर स्पेस वर्ल्ड में। ओके, लेट्स सी और क्या होता है। आफ्टर डिस्प्यूट बीजिंग सेज इट ऑनर्स सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। ये कल का फॉलो अप आर्टिकल है। बीजिंग बेसिकली कहती है फाइनली, जो लू शाई ने कहा है, जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं, चाइनीज एम्बेसडर, वो हम उससे खुद को डिस्टेंस करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट चाइना तो वन ऑफ द पहली कंट्रीज थी जिन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे रेलेवेंट कंट्रीज के साथ आफ्टर द सोवियत डिसइंटीग्रेशन। तो जो पोस्ट सोवियत या फिर एक्स सोवियत कंट्रीज है जैसे लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, हम उनकी सॉवरेनिटी को देखते हैं और हम बेसिकली सॉवरेन देश ही मानते हैं इन देशों को। अब ये बस इतना ही है। वाइब्रेंट विलेजेस प्लान जो है उसको मर्ज किया जा रहा है पीएम गति शक्ति। हम कम से कम 3 एक्सप्लेन्ड सेक्शन, एक एडिटोरियल, एक और जगह जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था वीवीपी को, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ बस इतना है कि केंद्रीय सरकार विलेजेस, जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है, उसको गति शक्ति मिशन के साथ या मेगा प्रोजेक्ट के साथ मर्ज कर रही है। आप जानते हैं वीवीपी का यही एम है कि माइग्रेशन ना हो, जो बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं लोग वहीं रहें, वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती जाए जो वो बेसिकली यहाँ आके देखना चाहते हैं, दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या इधर उधर। ठीक है, साथ ही में टूरिज्म भी बढ़ाया जाए। और गति शक्ति तो आप जानते ही हैं कि साइलोज में मिनिस्ट्रीज काम ना करें। 16 मिनिस्ट्रीज दे कम टुगेदर, रेलवेज, हाईवेज, everybody, and they do integrated planning and coordinated implementation। तो इसमें वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम भी आ गया है। ओके,
गवर्नर शुड नॉट सिट ओवर बिल्स सेज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए गवर्नर्स को देखिए आर्टिकल 200 में ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है। अब आप ये जानते हैं तेलंगाना की जो सरकार है वो गई है सुप्रीम कोर्ट के, जो उनके गवर्नर है शी इज़ बिन सिटिंग ऑन बिल्स, फाइनली उन्होंने सारे अप्रूव कर दिए हैं बहुत रिसेंटली। पर फिर याद दिलाते हैं DY चंद्रचूड़ के देखिए आर्टिकल 200 अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 200 में एक प्रोवाइजो है, वो ये कहता है, क्लियरली मैंडेट करता है कि गवर्नर को रिटर्न करना है बिल्स को, अगर वो चाहते हैं कि असेंबली उसे रिकंसिडर करे एज सून एज पॉसिबल। तो जो फ्रेज है एज सून एज पॉसिबल, उस पर सिग्निफिकेंट हम एम्फेसिस देते हैं, और ये बिल्कुल अगर आप नहीं कर रहे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कही गई है। अब जो लास्ट आर्टिकल है आज का वो बस यही है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट दिल्ली में चल रहा है, तो आपसे विमेन सेफ्टी या रोड सिटी सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या है, 10,000 के करीब कैमराज होंगे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, AI based applications to be used for real time crowd assessment, picking up behavioral traits. ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।